अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं सुलेमान सनी। ख़वातीन और हज़रात, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, मैं उनका तारुफ़ इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर हो जाएगा। 50 सालों से उनका फ़न इस फील्ड में बिखरा हुआ है और पूरा पाकिस्तान उनके फ़न की कदर करता है। ये सिलसिला फैज़ साहब से शुरू हुआ और आज तक चलता जा रहा है। कहने को तो उनके लिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम उनसे ही पूछेंगे। लेकिन कुछ चीदा चीदा बातें मैं आपको बताता चलूँ कि 371 स्टेज ड्रामास जो हैं वो लिख चुके हैं और डायरेक्ट कर चुके हैं। उनकी डायरेक्शन में जिन लोगों ने काम किया वो आज पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े नाम बन चुके हैं, जिनमें सुहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह साहब, अलबेला साहब, आबिद ख़ान साहब और ना जाने कितने नामों की लिस्ट जो गिनवाते रहें तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, बुक्स लिखी थिएटर के ऊपर कि थिएटर क्या है, ड्रामा क्या है, ड्रामा कैसे लिखा जाता है, और बहुत सारे ड्रामे इनके पब्लिश भी हुए। और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री के ऊपर, तारीख़ के ऊपर ड्रामे किए वो मुनीर राज साहब ने किए, जिसमें रूपमती, बाज़ बहादुर, निज़ाम सक्का, रज़िया सुल्ताना, काला कर्मा वाला ड्रामा, जो आप यकीन कीजिए कि जब हम उन ड्रामास को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो बाकी बातें हम करेंगे मुनीर राज साहब के साथ, तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर राज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए। तो सर, बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि फ़न का ये सफ़र कब शुरू हुआ? ये मैं असल में काम करता था रोज़नामा मसावात में, तो इधर आना जाना रहता था। तो यहाँ आके जब मैं देखता था ना, तो यहाँ पर तर्जमा ड्रामे हुआ करते थे। ट्रांसलेशन होती थी। कोई जर्मनी का हो रहा है, कोई इंग्लैंड का हो रहा है, कोई अमेरिकन हो रहा है, कोई किसी मुल्क का हो रहा है, तर्जमे कर करके ना उसकी नकल कर करके, तो वो ड्रामे यहाँ किया करते थे। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामा होना चाहिए, तो ये क्या कर रहे हैं लोग। तो ये वजह थी कि मैंने कोशिश की राइटर बनने की, कि यहाँ पर ये पंजाब है, पाकिस्तान है, इसी मुल्क के मैटर से, इसी मुल्क के मैटर पर ड्रामे क्यों नहीं होते। हमारा सोशल सिस्टम जो है उस पर ड्रामे लिखे जाने चाहिए। तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब ड्रामे लिखूँगा। और इस सिलसिले में अमानुल्लाह ने भी एक बात की, उसने मुझे बड़ा मजबूर किया कि भाईजान तुसी ड्रामा क्यों नहीं लिखते, प्लीज़ लिखो ड्रामा। और मैं कहा यार की लिख के करना है, तो सारे तर्जमे चलन डे ने, कोई जर्मनी का ड्रामा चलन डया, कोई इंग्लैंड का चलन डया, कोई कुछ, क्योंकि एजुकेशन थी हमारे पास, तो हमें पता चल जाता था कि ये ड्रामा फलां राइटर का है, हॉलैंड का है, आयरलैंड का है, इंग्लैंड का है, तो फ़ौरन पता चल जाता था। तो इसलिए दुख होता था कि यार पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तानी ड्रामा क्यों नहीं होता। उर्दू लैंग्वेज हमारी नेशनल ज़बान है, पंजाब में हम रहते हैं, पंजाबी में ड्रामा क्यों नहीं होता। फिर देन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो ये कहानी है 69 की, मेरा ख्याल है। 69 में मुझे कहा गया कि आप ड्रामा लिखें। एक पार्टी आ गई, उसने कहा जी जितने मर्ज़ी पैसे ले लें आप, लेकिन हमें ड्रामा लिख दें, हम ड्रामा करना चाहते हैं लाहौर में। तो उन दिनों ये इमारतें बड़ी बड़ी नहीं थीं, ना हॉल थे, सिर्फ एक पत्थर का एक स्टेज बना हुआ था सामने, जहाँ आदमी बैठक है इसकी जगह पे। तो वहाँ पर उस दौर में मुझे 20,000 रुपया दिया गया कि जी ड्रामा लिखें। मैंने वो ड्रामा लिखना शुरू किया और ड्रामे का नाम था रौला दाजदा। रौला दाजदा। तो उस दौर में डॉक्टर अनवर सजाद चेयरमैन हुआ करते थे, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल इसका नाम था, अहमदाबाद में हुआ है। तो फिर वो मैंने ड्रामा लिखा और डॉक्टर अनवर सजाद साहब को दिया। उन्होंने पढ़ के कहा कि यार है तो मैं करांगा।
ड्रामा करना चाहना। ये ओपन एयर थिएटर यहाँ पर होता था उन दिनों, तो उस वक्त फिर डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब डायरेक्टर थे उस खेल के, तो उन्होंने वो ड्रामा किया। वो ड्रामे का ये आलम था कि वो उतरता ही नहीं था, इतना रश कि मैं खुद हैरान था कि यार ये क्या है। तो चलते 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 उसके बाद वो 3 महीने के बाद दोबारा यही ड्रामा इरफान खोसर साहब की डायरेक्शन में हुआ। फिर उन्होंने डायरेक्शन की और ये ड्रामा दोबारा हुआ, तो ड्रामा फिर उसी तरह ही चलता रहा। तो मुझे फिर अपने आप पे यकीन हो गया कि नहीं, ये कंटेंट जो मैंने लिखा है पंजाब का कंटेंट है और यहाँ प्रॉब्लम जहेज़ है, तो ये लोगों के दिल की बात है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। तो फिर मैंने आई स्टार्टेड लिखना शुरू कर दिया। हाँ, 69 में। उसके बाद वो प्रोड्यूसर जो थे, फिनांसर जो थे, उन्होंने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। यानी वो ड्रामा ख़त्म हुआ तो अगली पार्टी आ गई, उन्होंने कहा जी दूसरा ड्रामा लिखें, आप ये लिखें, हमने करना है। फिर करते 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 आज मैं हैरान होता हूँ कि एक काउंटिंग के ज़रिए 371 ड्रामे मैंने लिखे 50 सालों में, विदिन 50 ईयर्स। ये बहुत बड़ा टाइम है। हाँ, 50 सालों में इतने ड्रामे लिखे। और वो जूं जूं करता रहा, ड्रामे हिट ही होते चले गए। उस दौर में फिर वो अमानुल्लाह के साथ अलबेला, ये जोड़ी इतनी पॉपुलर हुई कि मेरे अलावा ड्रामा होता ही नहीं था किसी का, क्योंकि अव्वल तो राइटर नहीं थे। जो यहाँ पर राइटर थे वो तर्जमे किया करते थे, अडेप्टेशन किया करते थे, और ज़्यादातर हिंदी ड्रामे रमेश मेहता के वो उर्दू में कन्वर्ट करके यहाँ किया करते थे, कालिदास के। हाँ, वही वो ड्रामे किया करते थे। और जब मेरे ड्रामे शुरू हुए तो मेरे ड्रामे तो पंजाब के दिलों में थे, पंजाब का कल्चर था, पाकिस्तान का कल्चर था और लोगों की लाइफ थी। तो इसलिए वो जो भी मैंने फिर ड्रामा किया उसके बाद हिट ही होता गया। वो मैंने ज़िंदगी जो 30-35 साल लिखने में लगाई ना, वो तकरीबन मेरे सारे खेल ही मतलब हिट हुए, क्योंकि ट्रायंगल ऐसा था। मैं बात ही मुल्क की करता था, बात ही पंजाब की करता था, बात ही अपने कल्चर की करता था, और मुआशी तौर पे स्टायर भी करता था कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हुक्मरान टैली क्यों नहीं करते इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के हालात के साथ टैली क्यों नहीं करते, इसका सॉल्व क्यों नहीं करते, कोई ऐसा तरीका जो इस मुल्क का सिस्टम ठीक हो जाए, मुल्क ठीक हो जाए मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे। तो वो इस सिलसिले में मैं लिखता ही चला गया और आज भी लिख रहा हूँ। एक नया ड्रामा लिखा है मैंने, तो वो इसी तरह सिलसिला जो है ना, अच्छा, ये जो चलता रहा। वक्त था 1969 और उसके बाद 80s के बाद एक बड़ा आर्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि आर्ट को रोक दिया गया। जैसे ज़िया साहब के दौर में आर्ट के ऊपर बड़ी पाबंदियां लग गई, तो वो भी वो इरा, वो जो टाइम था वो आपने फेस किया और बड़ा अच्छा टाइम फेस इस तरह किया कि हिडन वे में लिखना शुरू किया, सिंबलिज़म यूज़ किया, कि सिंबलिज़म यूज़ कर कर के ना मुल्क के हालात उसी तरह पेश करते रहे हम। मतलब है कि वो जैसे कि मुंडा आया वलैतों, मेरा एक ड्रामा था कि वलायत जाने से पहले लड़के का क्या आलम है और सोसाइटी क्या चल रही है, और जब वो होके आ जाता है तो उस वक्त सूरत हाल क्या होती है, उस वक्त सूरत हाल क्या होती है, और असल प्रॉब्लम और मसला क्या है, दैट इज़ मनी, पैसा। कि पैसा आना चाहिए, खा किसी तरीके से भी आए। हालांकि वो लड़का जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान के कल्चर के ख़िलाफ़ बात करता है, तो वो कहता है कि ये क्या लोग हैं, ये क्या मुल्क है, इनको तो आता कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं। लेकिन चूँकि वो पैसे लेके आता है इसलिए लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको
लेकिन दूसरा हीरो मेरा जो है वो एंटी है और उसके खिलाफ हो जाता है कि ये मुल्क के खिलाफ है। जब ये बात होती है घर के लोग जो है उसके खिलाफ हो जाते हैं कि तू मतलब पैसा ले आ रहा है तो वो खिलाफ हो रहे हैं। तो इस तरीके से वो बंदे को नाराज घर से निकालने की कोशिश करते हैं जब, तो असल रियलिज्म जो है ना वो सामने आ जाता है। तो वो लड़का जो इंग्लैंड से आ रहा है वो कहता मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ इंग्लैंड, मुझे ये कल्चर ही पसंद नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें जैसे राय साहब आपने एक बहुत बड़ा एक निस्फ सेंचुरी जो है वो आधी सदी जो है आपने इस फील्ड में गुजार दी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 1969 से लेकर और उसके बाद से कुछ डेकेड्स तक ड्रामा कैसा था और क्या उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो अब आपको नज़र नहीं आते? ड्रामा उस वक्त बहुत अच्छा था। स्क्रिप्ट इदारों में जमा कराने पड़ते थे, उसके बाद वो स्क्रिप्ट जाता स्क्रूटनी कमेटी के पास। अगर वो स्क्रूटनी कमेटी उसको फेल कर देती थी तो वो ड्रामा नहीं हो सकता था, पास करती थी तो वो ड्रामा होता था। वो सारे का सारा सिस्टम इदारों में ही ख़त्म हो गया बिल्कुल सही। क्योंकि मटीरियलिज्म इतना आ गया कि जो भी प्रोड्यूसर आया बाहर का प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता था। अव्वल तो पहले ये था कि बाहर का प्रोड्यूसर आके प्रोड्यूस नहीं कर सकता था जब तक यहाँ के राइटर डायरेक्टर इदारे को ये नहीं कहते थे कि जनाब ये फिनांसर है मेरा, प्रोड्यूसर नहीं है, फिनांसर है, ये सिर्फ फिनांस कर रहा है, राइटर डायरेक्टर मैं हूँ, तो ये मैं कर रहा हूँ, ये ड्रामा कर रहा हूँ। तो वो फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ बाहर का कोई आदमी, कोई फिनांसर यहाँ काम नहीं कर सकता था। सही। फिर उसके बाद थोड़ा काम उल्ट हुआ जब सरमायादार ने थोड़ी अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू की और लोगों में पैसे तकसीम करने शुरू किए तो ये करप्शन भी शुरू हो गई। सही हो गया। कि आप जो मर्ज़ी फिनांसर आए, जो मर्ज़ी प्रोड्यूसर आए, हालांकि प्रोड्यूसर जो होता है ना उसके मानी और होते हैं, हु कैन प्रोड्यूस द ड्रामा, who knows the actors, who knows the performances, who knows the history of drama and technique of drama, कि किस तरह ड्रामे होते हैं उसकी टेक्निक से वाकिफ होता है, वो दैट इज़ कॉल्ड प्रोड्यूसर। लेकिन उसमें ये भी होता था ना कि वो डायरेक्टर के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता था। नहीं, कभी भी नहीं। और मैंने 8-10 साल में ये भी देखा है कि यहाँ अलमरा 1 में या 2 में हमने बाद में जब ड्रामे किए तो फिनांसर जो था वो बाहर बुकिंग पे रहता था, अंदर जब आता था तो वो एक्टर जो होता था, डायरेक्टर जो होता उसको पैसे देता, ये फ़लाँ फ़लाँ को दे दो, वो अंदर भी नहीं आ सकता था। उसके बाद आहिस्ता 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 जब रवानी पैसे की शुरू हुई तो फिर वो अंदर भी आ गया। वो फिनांसर जो है इस तरह अहम होता 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 आज ये आलम है कि फिनांसर अहम है, ना राइटर, ना डायरेक्टर, ना एक्टर्स। तो ये वैल्यू जो हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं, इन्होंने ड्रामे को डी वैल्यू कर दिया और ड्रामे को पीछे लेके चले गए। बिल्कुल ऐसे। और फिर 2006 में मुशर्रफ के दौर में उसमें मुशर्रफ साहब ने इजाज़त दे दी कि ये एक ड्रामे में 4 डांस और 4 गाने हो सकते हैं। ये 2006 की बात है। उससे पहले बग़ैर डांस, बग़ैर गाने के ड्रामे होते रहे हैं और हम करते रहे। 30 साल तक हमने बग़ैर रक़्स और बग़ैर गाने के ड्रामे किए हैं। ये 2006 में जब वो मुशर्रफ ने इजाज़त दी तो उसके बाद ये गाने शुरू हो गए कि एक ड्रामे में 4, तो आजकल तो 12-12 गाने हो रहे हैं। तो ये गाने ने ड्रामे को असल में पीछे कर दिया और डिट्रैक्ट कर दिया और बहुत स्लो कर दिया उसने ड्रामे की वैल्यू को। अदरवाइज़ ये है कि जिस ड्रामे में कहानी ना हो ड्रामा ही पास नहीं होता था। क्योंकि उसके बाद मैं स्क्रूटनी कमेटी का मेंबर रहा हूँ, अलमरा की, पंजाब कौंसिल अब भी हूँ। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया कि वो ड्रामा स्क्रिप्ट जो है
उसके बगैर ही ड्रामे शुरू हो गए। ये सरमायादारों ने ये किया कि किसी तरीके से ये कहानी का मामला ख़त्म हो जाए, स्क्रिप्ट का मामला ख़त्म हो जाए, तो हम शायद आज़ादी से जहाँ लाखों कमाते हैं शायद करोड़ों कमाना शुरू हो जाए। लेकिन वो उल्ट हो गया कि लोग बग़ैर कहानी, बग़ैर ड्रामे के, उन्होंने ड्रामे को पसंद ही नहीं किया। और यही वजह है कि आज अगर लाहौर में 8 हाल हैं तो 8 हालों में जाके आप देख लें आधा आधा हाल होता है, कोई पैक हॉल आपको नहीं मिलेगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कहानी। ड्रामे में कहानी होती है और कहानी सुनने के लिए इंसान सदियों से कहानी सुनता आ रहा है। जब बंदा छोटा होता है, बच्चा होता है, तो माँ उसको कहानी सुना रही होती है। तो कहानी एक ऐसी चीज़ है जो सदियों से जारी है और जारी रहेगी। जब इन्होंने कहानी को ही ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब है कि इसका भी डाउनफॉल शुरू हो गया। ये 6-7 सालों से ये नीचे आ रहा है। क्या आप नीचे कैसे आ रहा है? जब प्रोड्यूसर को, फिनांसर को पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो फिनांसर भाग जाएगा। वो कहेगा जी नहीं, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं कहाँ से लाऊं पैसे, बिल्कुल सही है। सारे के सारे पैसे लग गए, अब मैं क्या करूं। तो जब तक आप असल ड्रामा जो है वो नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये दोबारा वापस नहीं आ सकती ऑडियंस। यही एक नंबर हाल है। यहाँ हमने इतने ड्रामे किए हैं और ओवर पैक हाउस होता था, ओवर पैक। आधे लोग बाहर खड़े हैं, आधे अंदर बैठे हैं सारे, और कोई सीट नहीं मिल रही, इतनी ब्लैक हुआ करती थी। बिल्कुल सही बात की। और इसमें क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हमारे लेजेंड जो हैं वो मौजूद हैं, और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक्टर की कितनी कंट्रीब्यूशन है ड्रामे के अंदर, उसकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, ये इस पे ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालेंगे इसमें। एक्टर जो है, एक्टर 50% शुरू से ही जीनियस होता है। उसकी सोच आम आदमी की सोच से 50% ज़्यादा होती है। ये एक कुदरती अमल है, क्योंकि एक्टर जो है, एक्टर ने राइटर का क्रिएट किया हुआ फिक्रा परफॉर्मेंस से देना है। एक्टिंग मीन हाउ टू डिलीवर द सेंटेंस, मकालमा कैसे डिलीवर करते हैं। और वो अच्छा एक्टर जो है वो अच्छे तरीके से समझाते हुए लोगों को समझ आए कि क्या कहना चाह रहा है। तो वो यानी असल से हम जाली की तरफ आते हैं, और जब एक्टिंग आती है, जब हम स्टेज पे आते हैं, तो जाली से फिर दोबारा रियलिटी की तरफ आते हैं कि हर किरदार, हर एक्टर आपको लगे कि असल बात कर रहा है, ये एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि असल बात कर रहा है। ऐसे ही। तो इसी तरह ये है कि ये काम जो है वो रियलिटी का है। जब तक आप रियलिटी नहीं शो करेंगे, आपको वो ऑडियंस जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपकी परवरिश में और आपकी जो फ़न की खिदमात में जो आज आप की दुनिया के कोने कोने तक पहुँची हैं, उसमें जैसे फैज़ साहब की एक बैठक में आप बहुत ज़्यादा रहे, फैज़ अहमद फैज़ साहब की। तो क्या आप समझते हैं कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फुकदान है कि फ़नकार जो है वो किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल के पास नहीं बैठता जिससे बहुत कुछ सीखने को मिले, और उनको बैठना चाहिए था? तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो प्रॉब्लम ये है कि राइट्स जितने भी, इख्तियारात जितने भी हैं ना, 99% इख्तियारात जो है ना वो फिनांसर के पास हैं। और फिनांसर जो पैसे खर्च करता है, लेकिन उसको ना ड्रामे का पता है, ना कहानी का पता है, ना डायरेक्शन का पता है, किसी बात को वो नहीं जानता। वो कहता कि नहीं आ जाओ, इकट्ठे कर लो यार। है हैरान कुन बात है, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि पिछले 6 सालों से बग़ैर स्क्रिप्ट के, बग़ैर डायरेक्टर के ड्रामे हो रहे हैं, और ये बिल्कुल तबाही की तरफ जाने का इम्कान है। अब देखें, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हमारे दरमियान जो है वो एक गवर्नमेंट का इदारा भी है जो स्क्रूटनी करता है। क्या गवर्नमेंट को आप दोषी नहीं करार देंगे कि ये जो चीज़ कंटेंट निकाल दिया गया और एक ऐसे आदमी के हाथ में आर्ट को दे दिया गया जिसको आर्ट का पता ही नहीं? तो इस बारे में आप क्या कहते हैं?
बिल्कुल ऐसा ही है। इन इदारों के पास राइट्स हैं, इख्तियारात हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह फिनांसर है। यानी फिनांसर ही हमारी फील्ड के ऊपर हावी हो चुका है। हाँ जी, फिनांसर जो है वो पैसे दे के दे दिला के जो मर्जी कर ले, ये आलम आ गया। ऐसे ही इसका ये मतलब है कि आपका ड्रामा जो है वो तबाही के बिल्कुल नज़दीक है। और ये पाँचवा छठा साल है जो बगैर स्क्रिप्ट के और बगैर डायरेक्टर के काम हो रहा है। तो मुझे डर है ये कहीं बंद ही ना हो जाए, क्योंकि लोग कहानी सुनना चाहते हैं जो आपके पास नहीं रही। बिल्कुल ठीक। तो हंसने का नाम ड्रामा नहीं है। हमेशा तारीख ये बताती है कि आज तक जितने भी ड्रामे या हिस्ट्री के इवेंट जिंदा रहे हैं वो ट्रेजिक थे। बिल्कुल सही। और ट्रेजिडी हमेशा जिंदा रहती है, कॉमेडी नहीं है। हंस के बंदा भूल जाता है। तो ट्रेजिडी में एक कहानी होती है। इंसान जो पैदा होता है, जवान होता है, स्ट्रगल करता है, उसमें ट्रेजिडी लाइफ में आती है, उसको सॉल्व करता है, फिर जाके वो वाइंड अप की तरफ जाता है। तो इसलिए जब आप ड्रामे से, कहानी से ट्रेजिडी एलिमेंट निकाल देंगे तो इसका मतलब है कि आप नाकाम लोग हैं। बिल्कुल सही। यानी कि जो सबसे पहले राइटर को मिस कर दिया गया, अब फिर डायरेक्टर मिस हो गया। हाँ, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमें डायरेक्शन का कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा होता। डायरेक्शन नहीं है, राइटर नहीं है, इसका मतलब है कि ड्रामा नहीं ड्रामा है। नहीं है। तब जब ड्रामा नहीं है तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल। तो एक प्रोड्यूसर ने कहा यार ये हाल जेड़ा है ये हाल अद्धा क्यों होता है, पूरा क्यों नहीं भरता। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आप लोग कर क्या रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो, क्यों हॉल भरे, ये आपको अच्छी कहानी दिखाएं ऑटोमेटिकली भर जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन लोगों ने अपने आप को बचाया। मतलब सखी सरवर जैसा आदमी जिसको सिर्फ पैसा चाहिए था, उसने सारा कुछ डैमेज कर दिया। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम सुना करते थे कि थिएटर जो है, थिएटर से सोसाइटी को ड्राइव किया जा सकता है और लोगों को एक थॉट दिया है कि इंग्लिश राइटर ने कहा था मेरा ड्रामा हॉल में तब शुरू होता है जब हॉल में ड्रामा ख़त्म हो चुका होता है। देखिए तारीख जो बताती है ना वो ये है कि ड्रामे का राइटर डायरेक्टर कितना अहम होता है। यूरोपीडीज यूनान का एक राइटर डायरेक्टर था, उसके नाम से यूरोप बर-ए-आज़म है। यूरोपीडीज के नाम पे ये इतना पावरफुल चीज़ है ये मीडियम को। उस दौर में जितने राइटर डायरेक्टर पैदा हुए यूनान में, 480 के 81 BC की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ड्रामा शुरू किया वहाँ से, तो उनके दौर में आज भी आप देखें फ्रांस में कई शहर हैं जो उनके नाम पे, बिल्कुल ऐसे। पूरा यूरोप जो है यूरोपीडीज के नाम पे है। क्या बात है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अपने कल्चर की तरफ आते हैं कि हमने अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा मुनाफकत की। जैसे मैं समझता हूँ कि अगर मैं एक छोटी सी नाकसी अक्ल में मेरी एक बात ये समझ आती है कि ये जो अरसा 20 साल गुजरा है और आने वाला कई टाइम, हमने अपने कल्चर को निकाल के बाहर फेंक दिया। कल्चर की कितनी पावर है हमारे इस मीडियम में कि अपने कल्चर से हम दुनिया को जीत सकते हैं? कल्चर ही हर मुल्क का जो है ना वो मेन आइटम होता है। कल्चर आपको क्या बताता है? कल्चर आपको लिविंग देता है, कल्चर आपको इंटरटेनमेंट देता है, कल्चर आपको प्रोग्रेशन देता है। कल्चर लफ्ज़ जो है वो कल्टीवेट से निकलता है। कल्टीवेट मीन ये ज़मीन खोदना और इस पे बीज बोना, कल्टीवेशन इसको कहते हैं। फसलें जब हम उगाते हैं तो फसलें उगती हैं, इसी तरह इंसान उगते हैं, सोसाइटी समाज बनता है, और समाज जिस तरह करता है, जिस किस्म की कहानी वो गुजारता है, वही ड्रामा है। अगर उससे हम हटेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर लोग ड्रामा नहीं देखेंगे, वो कहेंगे इसमें हमारा तो है कुछ नहीं, हम क्यों देखें। तो इस वास्ते ये कल्चर का
प्रमोट होना, प्रवोक होना बहुत ज़रूरी है। कल्चर से हिस्ट्री बनती है, तारीख़ बनती है, मुल्कों में एक इस्तेकाम पैदा होता है कि वी नो आर कल्चर। क्योंकि हर सोसाइटी जो है उसकी वाबस्तगी जो है लैंड से वाबस्ता है, बिल्कुल सही। और लैंड से जो चीज़ ग्रो होती है वो कल्चर होता है। ऐसे ही मैं अब थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ और उसमें भी मुझे बताएं कि जैसे कि हमारे पास फुकदान रहा कि हमारे पास एकेडमीज़ नहीं रही, हमारे पास ऐसी कोई दरसगाह नहीं रही जिस पे हम अदाकारी सीख सकते, डायरेक्शन सीख सकते। तो इस हालत में और इन हालात में एक अच्छे एक्टर के लिए आप क्या मशवरा देते हैं, अच्छे डायरेक्टर के लिए क्या मशवरा देते हैं आप कि क्या करना चाहिए? अब अच्छे राइटर अच्छे एक्टर के लिए यही है कि अब जो सिस्टम चल रहा है वो है टेलीविज़न सिस्टम। उसमें आप कल्चर को देख सकते हैं, मतलब इंडियन कल्चर है, बरतानिया का कल्चर है, पाकिस्तान का अपना कल्चर है। उसको आप देख के उसमें और मज़ीद तहकीकात करके उसको बना सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। और जो एक्टर है, एक्टर इज द वेरी 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 डिफ़िकल्ट द वर्ड एक्टर, जो कुछ करके दिखाता है। तो उसके लिए एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने ट्रेजिक ज़िंदगी नहीं गुजारी तो आप ट्रेजिडी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ट्रेजिडी वैसे फिक्रे में तो कर जाएंगे, लेकिन फीलिंग से हाउ टू एक्सप्रेस द थिंग्स वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जितनी फीलिंग है वो आपकी ज़िंदगी गुजारने से फीलिंग कलेक्ट होती हैं अंदर। वो फीलिंग होंगी तो आप फिक्रों को मानी दे सकेंगे, जिसे हम मेथड एक्टिंग भी कहते हैं। हाँ। नहीं, फिर मेथड एक्टिंग जो है ना वो डिफरेंट है थोड़ी सी। मेथड स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो ये था कि अगर कोई लंगड़े का करैक्टर है ना तो एक्टर को लंगड़ा होना पड़ता था। सही। अगर शराबी का करैक्टर तो एक्टर को शराब पीनी पड़ती थी। बिल्कुल ठीक। तो वो मेथड फॉर्म ऑफ एक्टिंग जो है ना वो इसीलिए कोई 15-20 साल चलने के बाद बंद हो गया था। क्योंकि ड्रामा जो है वो टेक्निकल बात है, रियलिटी नहीं है। ऐसे ही। स्वाय कहानी के, कहानी में आप रियलिटी दिखा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप एक सुनार का करैक्टर कर रहे हैं तो डजंट मीन कि आप सुनार हैं। बिल्कुल ऐसा। आप तो एक्टर हैं ना। तो एक्टर कंसीव करता है, सुनार की दुकान पे जाके उसको देखता है क्या हरकत करता है, क्या काम करता है, क्या किस किस तरह की गुफ्तगू करता है, वो लेके आप एक्टिंग कर लेते हैं। तो यही आज का एक्टर जो है, टेक्निकली प्रोफेशनल एक्टर जो है, वो उसके जहन में सारे फॉर्मेट होते हैं। आप जिस मर्जी एक्टर को जो मर्जी करैक्टर दें, अगर वो एक्टर है तो सही। सबसे पहले तो ये कंफर्म होना कि एक्टर एक्टर है तो वो कंसीव करके उसको कर जाएगा। सही। जो पहले नहीं होता था। मेथड्स फॉर्म ऑफ सिस्टम में आप ये नहीं कर सकते थे। उसमें वो सुनार ही ढूंढते थे जाके। अच्छा। ये इसलिए डिफ़िकल्ट फार्मूला था वो मेथड वाला, मेथड फॉर्म ऑफ एक्टिंग जो है। सही। तो अब इन मौजूदा हालात में क्या मशवरा देते हैं कि हम इसको दोबारा से उसी डगर पे ले आएँ जैसे आपने 69 में किया और उसके बाद से लेकर काफ़ी रस तक डेकेड्स तक आप ये करते रहे? देखें जी, मैं तो ये कहूँगा कि इदारे जो हैं जैसे डाउन हुए उसी तरह आप पाएँ। और मुसीबत ये है कि इदारों में जो ईडी होता है या काम करने वाले जो ऑफिसर होते हैं, लोग होते हैं, वो आने चाहिए जिनका इस फील्ड से आर्ट से ताल्लुक़ हो। आर्ट से मुतल्लका जब लोग आपके अफसर आएंगे वो इसको ठीक कर सकते हैं। एक क्लर्क आदमी या वो जिसने कभी ज़िंदगी में ड्रामा ना देखा ना किया, वो इसको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए इन इदारों को ये चाहिए, इन इदारों में भी एक्टर हों, सीनियर एक्टर हों। सीनियर एक्टर होगा तो वो जानता होगा कि ड्रामा क्या है और ये क्या कर रहे हैं, वो ठीक करवा सकता है। बिल्कुल सही। आपके साथ बड़े बड़े लेजेंड्स फनकारों ने भी काम किया और कर भी रहे हैं ऐसे कि जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। ऐसे कुछ फनकारों का हमें बताएं कि कौन कौन था? बेशुमार थे सारे ही। सुहेल अहमद देख लें, अच्छा। कहाँ पहुँचे,
अमानुल्लाह कहाँ पहुँचा था, अलबेला साहब कहाँ पहुँचे थे, फिरदौस जमाल कहाँ पहुँचा था, आबद अली कहाँ पहुँचा है, माशाल्लाह। ये सारे दे आर माई एक्टर। वो मुल्तान का एक एक्टर था, क्या नाम था मुझे नाम भूल गया, वो इस वक्त छाया हुआ कराची टीवी। यहाँ नबील आया था, नबील ने मेरा मोहसिन गिलानी साहब की बात। मोहसिन गिलानी साहब इज़ अ वेरी गुड प्ले राइट, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। उन्होंने मेरा रौला दायदा भी किया हुआ है, अच्छा, और उसमें बड़ा अच्छा रोल उन्होंने किया था। तो ऐसे ज़रखेज़ लोग तभी ज़िंदा रह सकते हैं जबकि आपके इदारे ज़िंदा हों। जब इदारे इसी तरह रहेंगे तो ये काम नहीं ठीक होगा। इदारे जागेंगे, मजबूत होंगे, इनमें आर्ट के लोग होंगे इदारों में, तो ये आर्ट फले फूलेगा और चलता रहेगा। चलना तो वैसे भी है, बिल्कुल। मतलब सदियों से 480 BC से ड्रामा चल रहा है। लंदन, फ्रांस, हर मुल्क में, यूरोप में गया, उसके बाद एशिया में आया, यहाँ हुआ, दुनिया सारी में ड्रामा चल रहा है। ड्रामा तो ख़त्म नहीं होता, नहीं होता। लेकिन इसमें बेहतरी के लिए इन इदारों को किरदार अदा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें रुपए का तल्लक कम है, जीनियस और इंटेलेक्ट का तल्लक ज़्यादा है। कि आपको पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कौन सा एक्टर रोल कर रहा है, और वाकई ये रोल वही कर रहा है जो लिखा है राइटर ने, या जाली है। बिल्कुल ऐसा। ये देखने वाले को पता होगा तो वो ठीक कर सकेगा ना। ऐसा। तो इसलिए इन इदारों में आर्ट के लोग, मुतलका लोग होने चाहिए। अब यहाँ सिर्फ एक जुल्फ़ी है जो म्यूज़िक का काम, खुद चूँकि पेंटर है, वो बड़ा अच्छा पेंटर है, वो इसलिए आर्टिस्ट है, वो म्यूज़िक का काम भी करता है, ड्रामे का काम भी करता है। तो वो चला गया तो उसके बाद फारग काम हो गया। यहाँ तो कोई बंदा आर्ट से मुतलका है ही नहीं। तो इन इदारों में आर्ट से मुतलका लोगों को होना चाहिए, तब ये ठीक होगा। एक पर्सनल सवाल आपसे करूंगा कि कुछ ऐसा दुख है ऐसा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये सिस्टम वैसे ही चलता रहना चाहिए था, जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क में भी और पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि एक रिवाज कायम है अभी तक वैसा ही। टेक्नोलॉजी ज़रूर इन हो चुकी है, लेकिन वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो शुरू से बनाए हुए थे उससे हटे नहीं। तो ऐसा कुछ होता है आपके अंदर, फील होता है जब ये ऐसे काम देखते हैं आप? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो चलता रहता है रवानगी में, उसमें मिसहैप होते हैं, काम कम होता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन ये ड्रामा सदियों से हो रहा है और सदियों तक होता रहेगा। ड्रामा चीज़ ही ऐसी है, एक्सप्रेशन है ना लाइफ का, वो जहाँ भी आप देंगे लोग देखेंगे उसको, बिल्कुल सही। तो ये बंद नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया मुनीर राज साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ख़वातीन हज़रात, एक फ़िल्म जिसमें राज कपूर साहब ने एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग बोला था जिसमें वो कहते हैं कि मैं थिएटर को उस बुलंदी पर लेकर जाऊंगा जहां लोग इसको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो देखने वालों और सुनने वालों से हम यही कहेंगे कि बातें तो मुनीर साहब के साथ हम कर रहे हैं और दिल ही नहीं कर रहा कि इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए, बातों को ख़त्म किया जाए, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को आ चुका है। तो यकीनन आपने इनकी आज की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा, और नए आने वाले लोग या मौजूदा जो थिएटर के ऊपर काम कर रहे हैं उन्हें बहुत सारी बातें ऐसी मिली होंगी जिनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, यकीनन अच्छा लगा होगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।